विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, ऐतिहासिक अध्ययन और विचार विमर्श की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करूंगा मौर्य साम्राज्य के बारे में, और आज की कक्षा में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में। मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, वे कुल मिलाकर 3 बिंदु है। पहला बिंदु यह है कि साबित करने की कोशिश की गई जिसके अंतर्गत कि मौर्य राजा शूद्र थे। दूसरा बिंदु वो है जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई है कि मौर्य राजा वैश्य थे। और तीसरा बिंदु हुआ है जिसके अंतर्गत ये साबित करने की कोशिश की गई है कि मौर्य राजाओं का संबंध क्षत्रिय घराने से था और वे पिपली वन की मौर्य शाखा से ताल्लुक रखते थे, राजकुल से उनका संबंध था। तो ये तीनों प्रकार के मत हैं जिनका अभी हम आज की इस कक्षा के अंतर्गत विवेचन करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बताया था मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, और उसमें यह कहा था कि इन स्रोतों के बारे में जब भी जो टॉपिक होगा हम उसका विवेचन करेंगे तो हम आपको इस बारे में चर्चा देंगे। तो आज की कक्षा में हम इन्हीं बिंदुओं को कवर करके चलेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं उन मतों के बारे में, उन साक्ष्यों के बारे में, उन ग्रंथों के बारे में जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौर्य राजा शूद्र थे, मौर्य की उत्पत्ति निम्न कुल से हुई। तो इस बारे में हमारे सामने जो ग्रंथ उपलब्ध है उसमें सबसे पहला प्रमाण हमारे सामने ये है कि विष्णु पुराण। विद्यार्थियों, पुराणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विष्णु पुराण, उसमें ये लिखा गया है कि काक वर्णिक कालाशोक के पश्चात शूद्र राजा इस पृथ्वी पर शासन करेंगे। काक वर्णिक कालाशोक के पश्चात शूद्र वर्णी राजा इस पृथ्वी पर शासन करेंगे। तत्प्रवर्ती राजानो भविष्य शूद्र योनय। तो इस आधार पर इतिहासकारों ने यह कहा कि मौर्य राजा शूद्र थे, लेकिन इसका स्पष्टीकरण करते हुए यह बता देना उचित है कि यह कथन केवल और केवल नंदों पर लागू होता है, क्योंकि यदि यह माना जाए कि काकवर्णिक कालाशोक के पश्चात शूद्र राजा इस पृथ्वी पर शासन करेंगे तो हमें यह मानना पड़ेगा कि मौर्यों के बाद जो लोग आए क्या वो भी शूद्र थे, जबकि हमारे सामने स्पष्ट जानकारी है कि पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण था। तो ऐसी स्थिति में विष्णु पुराण का यह कथन पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हो पाता और इस कथन की पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो पाती। दूसरा प्रमाण हमारे पास है विद्यार्थियों, विष्णु पुराण पर लिखी गई टीका। टीका को हम व्याख्या भी कहते हैं, भाष्य भी कहते हैं। तो यह श्रीधर स्वामी का भाष्य था और इसमें श्रीधर स्वामी ने लिखा, श्रीधर स्वामी से बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद राजा की पत्नी मूरा की संतान थी। इस मत का विवेचन किया गया तो यह पाया गया कि व्याकरण के नियमों के अनुसार मौर्य शब्द की उत्पत्ति पुल्लिंग नर शब्द से होगी, न कि स्त्रीलिंग वाले शब्द मूरा से होगी, इसलिए इस कथन को भी स्वीकार नहीं किया जाता। फिर तीसरा प्रमाण हमारे सामने जो बात कही गई है जिसके आधार पर मौर्य को शूद्र साबित करने की कोशिश की गई है, वह प्रमाण है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस और मुद्रा राक्षस पर लिखी हुई धुंडीराज की टीका। तो इन दोनों ही में मौर्य को शूद्र बताया गया, लेकिन इनके विवरण को भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसके अलावा सोमदेव के कथा सरित्सागर और सेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी, इसमें भी मौर्यों को शूद्र कहा गया, लेकिन चूंकि ये दोनों रचनाएं काफ़ी बात की है इसलिए इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। इस बारे में यूनानी इतिहासकार जस्टिन का एक विवरण मिलता है जिसको आधार बनाकर कुछ इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र साबित करने की चेष्टा की है। इसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म
सामान्य कुल में हुआ था, हम्बल ओरिजिन, लेकिन फिर भी वह अपने कृत्यों के द्वारा सम्राट बनने की इच्छा रखता था, सम्राट बनने का साहस और सामर्थ्य रखता था। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दे कि हम्बल ओरिजिन का मतलब सामान्य कुल से हो सकता है, लेकिन शूद्र से हो यह कोई जरूरी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये वे प्रमाण थे जिसके आधार पर मौर्यों को शूद्र साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरीके से इनकी पुष्टि नहीं हो पाई। आइए अब हम दूसरे मत का विवेचन करते हैं। यह वो मत था जो प्रख्यात मूर्धन्य इतिहासकार डॉक्टर रोमिला थापर ने दिया। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रोमिला थापर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई मूर्धन्य इतिहासकारा है और जिनके इतिहास में काफ़ी गहरी पकड़ है। वामपंथी विचारधारा की इस इतिहास विदुषी ने मौर्य की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि मौर्य वैश्य थे, और उन्होंने ये बात चंद्रगुप्त मौर्य के जूनागढ़ अभिलेख के आधार पर कही गई है, जिसमें यह लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्यपुष्य गुप्त का उल्लेख आता है। वो वैश्यपुष्य गुप्त जिसने कि उर्जित पर्वतमाला से निकलने वाली पलासिनी और सुवर्ण सिक्ता नदियों के जल को रोककर बांध बनाया। तो रोमिला थापर का यह कहना है कि यह वैश्यपुष्य गुप्त वैश्य था और चंद्रगुप्त मौर्य इसका बहनोई था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का शाला था। इसलिए चूंकि यह भी वैश्य था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य वैश्य हुआ। तो एक दूसरा मत ये जिसके आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य बताने की कोशिश की, इतिहासकारों ने इसको भी अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। तीसरा मत जो चंद्रगुप्त मौर्य को राजकुल से जोड़ता है और इसका संबंध मौर्य क्षत्रिय से कायम करता है, इसके समर्थन में कुछ बौद्ध विवरण हमारे सामने उपलब्ध हैं, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ महावंश। तो महावंश में, महापरिनिर्वाण सूत्र में और महाबोधि वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को और मौर्यों को राजकुल से संबंधित बताया गया और इनका संबंध मौर्य राजवंश से बताया गया। ऐसा कहा जाता है कि कौशल नरेश विल्डूप के हमलों से परेशान होकर पिपली वन के मौर्य शाखा के क्षत्रियों ने अन्यत्र विविध स्थलों पर अपना केंद्र बना लिया और इसी मौर्य शाखा से चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध था। दूसरा विवरण हमारे सामने जो उपलब्ध है वो विद्यार्थियों जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण सूत्र, हरिभद्राया कथा और अन्य विवरणों में, जिसपे पुण्याश्रव कथा कोश, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषको के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया। तो ऐसा कहा जाता है कि इन मयूर पोषको का संबंध पिपली वन के मौर्य से था, क्योंकि पिपली वन का क्षेत्र, पिपली वन के मौर्य इसलिए कहलाते थे कि मयूर प्रधान क्षेत्र था वो, और मयूर से इन्होंने अपने आप को जोड़ा। तो दूसरा विवरण ये था जिसके आधार पर मौर्य को क्षत्रिय साबित करने की चेष्टा की गई है। तीसरा विवरण हमारे सामने प्लूटार्क का है। प्लूटार्क हमारे सामने एक घटना का उल्लेख करता है जिसमें वो बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर की मुलाकात हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को कहा कि वो अगर नंदों पर हमला करता तो वो कामयाब हो जाता, क्योंकि जनता नंद राजा के हीन कुल और निम्न कुल उत्पत्ति होने के कारण उससे घृणा करती थी। तो यह प्लूटार्क का विवरण है जो नंदों को निम्न कुल का बताता है। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का नहीं था। इसके अलावा हमें कुछ अभिलेखिक प्रमाण मिल रहे हैं। अशोक का लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख है और सांची स्तूप है जिसमें मयूर की आकृति हमें उत्कीर्ण मिलती है, और इतिहासकार फूशे का, इतिहासकार मार्शल का यह मानना है कि मयूर मौर्यों का राजकीय चिन्ह था। तो इस आधार पे मौर्यों को क्षत्रिय साबित करने की कोशिश की गई है। तो निर्णायक रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह सारा का सारा विषय शोध के अधीन है, और मैंने आपसे विद्यार्थियों इन तीनों मतों के बारे में बताने की चेष्टा की, और मैं ये चाहूँगा कि आप अध्ययन करें और इन चीज़ों को और गहराई से समझें, और कोई भी
शंका हो तो मेरे से 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।